जय हिंद, नमस्कार साथियों। कलाम एकेडमी की तरफ से मेजर टेस्ट 2 का आयोजन है वो 5 जनवरी को करवाया गया था। अब उसके 80 क्वेश्चन जो है वो हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें, और जितने भी पहले जो टेस्ट करवाए गए हैं कलाम एकेडमी की तरफ से रीट मुख्य परीक्षा के लिए, वो सभी आपको चैनल पर इसी पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट एक में ही वो मिल जाएंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं 80 के बाद वाले जो क्वेश्चन है, 81 से हम शुरू करेंगे और 150 तक के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो हम चलते हैं सीधा 81 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो एक नंबर क्वेश्चन है वो मैंने ये करवाया था जो पहले वीडियो हमने देखा था। तो देखो 81 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे। देखो 81 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्य करने हेतु अनुरोध कर सकता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है को कार्य करने हेतु क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 128 के तहत। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान पेशा नियमों के तहत राजस्थान में शासित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को कितने सदस्यों से युक्त शांति समिति की स्थापना की शक्ति प्राप्त है। तो राजस्थान पेशा नियमों के तहत जो राजस्थान में शासित क्षेत्रों की जो ग्राम सभाएं हैं उनके जो सदस्यों से युक्त शांति समिति की जो स्थापना है की शक्ति प्राप्त है, तो ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें 20 सदस्यों को प्राप्त है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों हेतु किसके प्रति जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत जो कार्य करती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ग्राम सभा के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद में मैं बात करूं कि लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता द्वारा चुने गए नेता शासन चलाते हैं कहलाता है। लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता द्वारा चुने गए जो नेता है वो क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 83 नंबर में कुलीन लोकतंत्र। क्या हो जाएगा इसमें, कुलीन लोकतंत्र इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल में राज्य सूची विषय के संबंध में विधेयक बनाने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त होती है। तो जब भी आपातकाल लगता है तो राज्य सूची पर जो बनाने की जो अधिकार है वो संसद के पास चला जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत जाता है वो हमें बताना है। तो अनुच्छेद नंबर 250 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्यसभा में राजस्थान से अब तक कुल कितनी महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया। तो राज्यसभा के अंदर जो राजस्थान से जो महिलाएं गई है राज्यसभा सांसद चुन करके, तो वो हमें बतानी है कि उनकी संख्याएं हैं वो कितनी है। तो कितनी है इसमें, 8 महिलाएं हैं वो अब तक राज्यसभा में राजस्थान की तरफ से राज्यसभा सांसद है वो बनी है। देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप सभी दोस्तों के पास, और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में है वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपसे महत्वपूर्ण नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को केंद्रीयकरण को मजबूत करने की प्रवृत्ति वाला संघ कहा है। तो जो भारतीय जो संघ है उसको केंद्रीयकरण को मजबूत करने की प्रवृत्ति वाला जो संघ कहा है वो किसने कहा है, ये हमसे पूछा है। तो किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था केंद्रीयकरण को मजबूत करने वाला संघ। अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद की प्रकृति होती है। अनुच्छेद 263 के तहत जो अंतर्राज्यीय परिषद की प्रकृति होती है वो हमसे पूछी है कि किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की, सलाहकारी प्रकार की प्रकृति होती है। उसके बाद में देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अनुच्छेद दे रखे हैं हमें कि नगरपालिकाओं की जो संरचना है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 द। तो नगरपालिकाओं की जो संरचना होती है वो बिल्कुल अनुच्छेद 243 द में होती है, ये सही है। और नगरपालिकाओं की जो अवधि होती है वो किस में होती है, अनुच्छेद 243 प में, तो ये भी बिल्कुल सही है। और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में होता है, 243 यह क में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन महानगर योजना के लिए समिति का जो अनुच्छेद है वो तो 243 यह ग बिल्कुल नहीं होता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नगरपालिका की संरचना अनुच्छेद 243 द में, नगरपालिकाओं की अवधि अनुच्छेद 243 प में, और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 यह क में। उसके बाद में देखो हम बात करें कि संवैधानिक उपबंधों के तहत जिला योजना समिति द्वारा की गई सिफारिशों के तहत विकास योजना को राज्य सरकार को भेजने का दायित्व निम्न में से किसका है। तो देखो संवैधानिक उपबंधों के तहत जो जिला आयोजन जो योजना समिति जो होती है उसके द्वारा जो सिफारिश लगवा के उसके बाद में योजना को राज्य सरकार को भेजने का दायित्व है जिसके पास होता है, वो हमसे पूछा है कि राज्य सरकार को जब वो योजना भेजी जाती है तो ये दायित्व किसका होता है। तो किसका होता है इसमें, 90 में हो जाएगा जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो भेजेगा इसको राज्य सरकार के पास। उसके बाद में हम बात करें 91 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है राज्य वित्त आयोग और उसके सामने दे रखा है अध्यक्ष, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो 91 नंबर में तो देखो द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा, बिल्कुल सही है कि राजस्थान के जो दूसरा जो वित्त आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल देवपुरा। चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बी डी कल्ला, चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष बी डी कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ज्योति किरण।
और तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, ये गलत हो जाएगा। जो तृतीय वित्त आयोग जो था राजस्थान का, उसमें अध्यक्ष कौन नहीं थे? कृष्ण कुमार गोयल नहीं थे, तो ये हो जाएगा इसमें गलत। उसके बाद में देखो हम बात करें 92 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बिल्कुल सही है कि जो धन विधेयक का जो उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 110 में है, तो ये सही है। और अनुपूरक विधेयक किसमें होता है? अनुच्छेद 115 में। अनुपूरक विधेयक किसमें? 115 में। लेखा अनुदान जो अनुच्छेद कौन से में होता है? अनुच्छेद 116 में। और विनियोग विधेयक जो होता है अनुच्छेद 112 में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो, राज्यसभा के सभापति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर राज्यसभा में न्यूनतम कितने बहुमत की आवश्यकता होता है? तो जब भी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको हटाना होता है तो न्यूनतम कितने सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 93 नंबर के क्वेश्चन में, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। तो इसमें क्या हो जाएगा कि तत्कालीन समस्त सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तो क्या पूछा इसमें? यही पूछा था कि हटाने के प्रस्ताव जो है बहुमत की आवश्यकता कितनी होती है, तो तत्कालीन जितने भी सदस्य होते हैं उनका क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, तो सभापति हट जाएगा। आगे देखो हम क्वेश्चन करते हैं कि न्यायाधीशों अधिनियम 1998 में निम्न में से किस या किन संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है? तो न्यायाधीशों या जांच अधिनियम जो 1968 है, उनमें कौन से संवैधानिक पदाधिकारी है जिनको हटा सकते हैं, जिनको पद से क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है 94 नंबर क्वेश्चन पे। तो किस कौन कौन से में किया गया है? एक तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है, और दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन सूचना आयुक्त को नहीं हटा सकते, और जिला न्यायाधीश को भी नहीं हटा सकते। तो जो न्यायाधीशों अधिनियम 1968 है उसके तहत एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन करें ना, तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, केवल जिलाधीश को हमें नहीं हटा सकते। तो तीनों के तीनों ही, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त, सभी को इसमें हम हटा सकते हैं, केवल जिला न्यायाधीश को छोड़कर। कौन से अधिनियम के तहत? न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया? जो संविधान में लिखा गया था संयुक्त अधिवेशन, उसको कौन से संविधान के तहत है वो हटा दिया गया है, वो हमसे पूछा है। तो कौन से के तहत? 11वें संविधान संशोधन के तहत। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जिले सरकार का राजस्व अधिकारी कहलाता है। तो मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था वो पूछा है कि कौन होता था? अमल गुजार। उसके बाद में देखो 97 नंबर है कि मुगल प्रशासन में तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था? मुगल प्रशासन में तैनात ए रकाब है वो किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? अभिजातों या अधिकारियों का सुरक्षित दल, जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था, वो क्या कहलाता? तैनात ए रकाब। ऐसे अधिकारी, वहाँ का सुरक्षित दल, जो जब भी आवश्यकता पड़े तो कोई भी प्रांत या सैन्य अभियान में उनको क्या किया जा सके? तैनात किया जा सके, उनको क्या कहते थे? तैनात ए रकाब। उसके बाद में देखो, निम्न में से किन किन पत्रिकाओं का संबंध राजा राम मोहन राय से था? तो राजा मोहन राय से संबंधित पत्रिकाएं हमसे पूछी गई है कि कौन कौन सी है। तो देखो एक तो हो जाएगी संवाद कौमुदी, एक हो जाएगा मिरातुल अखबार, और दूसरा हो जाएगा ब्रह्मनिकल। तो ये तीनों की तीनों ही है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाए। इसमें कॉमनवेल्थ है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों को चिन्हित कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए जो सामाजिक सुधार है उनको क्या करना है? चिन्हित करना है कि कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि इनके प्रयास से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ। तो बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उन्होंने जो सामाजिक सुधार किए उनमें यह भी शामिल है कि 1856 में जो विधवा विवाह होते थे उनके पक्ष में क्या बना था? एक कानून बना था। दूसरा क्या हो जाएगा? इन्होंने कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में क्या किया गया था? बालिका विद्यालयों की क्या की गई थी? स्थापना। और विद्यासागर ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया, ये इसमें सही नहीं है। तो केवल 1 और 2, तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन किसने चलाया था? तो यूनाइटेड पेट्रियाटिक जो एसोसिएशन नामक संगठन है वो किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा।
उसके बाद में देखो कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बंगाल विभाजन के संबंध में असत्य कथन हमसे पूछा है कि कौन सा हो जाएगा इसमें 101 में। तो देखो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो बिल्कुल सही है कि जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। बिल्कुल सही है। और उस समय बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बिहार, उड़ीसा तथा वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो बिल्कुल सही है कि जो बंगाल होता था, जो पहले का जो बंगाल था, उसमें वर्तमान में जो पश्चिमी बिहार है, उड़ीसा है, और जो वर्तमान में बांग्लादेश जो है उसका कुछ क्षेत्र क्या था? सम्मिलित था। और मुस्लिम बहुमत ईसा पूर्वी बंगाल राजधानी ढाका और हिंदू बहुल ईसा शेष बंगाल राजधानी कहलाता था कलकत्ता की। तो देखो जो राजधानी कलकत्ता की जो राजधानी है वो कहलाता था। तो देखो मुस्लिम जो बहुमत ईसा जो था पूर्वी बंगाल जो राजधानी ढाका है, और हिंदू बहुल ईसा शेष बंगाल राजधानी कलकत्ता है कहलाता था। तो बिल्कुल सही है ये बात भी। और सरकार ने भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की और 20 जुलाई 1905 को यह योजना लागू हुई। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें 102 नंबर क्वेश्चन की। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल सही है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये भी सही है। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो सरोजनी जो नायडू है वो बिल्कुल नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। सचिंद्र सन्याल द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है उसका गठन कहाँ पर किया गया था ये हमें बताना है। और किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। और कब? 1924 में। तो स्थान बताना है। तो कौन से पे? कानपुर में। किस क्रांतिकारी ने हिंदुओं की राजनीति एवं हिंदुओं की सैन्यकरण का नारा बुलंद किया था? तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने हिंदुओं की जो राजनीति है एवं हिंदुओं के सैन्यकरण का जो नारा बुलंद किया था? वो कौन थे? 104 नंबर में वीडी सावरकर। उसके बाद में निम्न में से कौन सा संगठन साइमन कमीशन के समर्थक थे? तो कौन कौन से ऐसे संगठन है जो साइमन कमीशन के क्या थे? समर्थक थे। तो इसमें देखो एक तो हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी और दूसरी हो जाएगी जस्टिस पार्टी। ये दो ऐसी पार्टियां थी जो साइमन कमीशन के क्या थी? पक्ष में थी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ते का निर्माण किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ते का निर्माण किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण किया गया। गांधी जी के नाम से पूर्व महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी के नाम से पूर्व जो महात्मा जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया? ये हमसे पूछा है। तो कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या की थी? दांडी यात्रा। और कौन से वाक्य के साथ आरंभ की थी ये हमसे पूछा। तो कौन से? विजय अथवा मौत। निम्नलिखित में से कौन सा 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य हमसे पूछा कि कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? पी आनंद चार्लू है वो इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। उसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने किया? दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। महाराणा राज सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है महाराणा राज सिंह के संदर्भ में। तो देखो उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब को सक्रिय सहयोग दिया था। बिल्कुल गलत है। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात एवं 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने राज सिंह को क्या दिया था? 6000 का मनसब दिया था और 6000 जात। और राज सिंह ने 1679 में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का क्या किया था? विरोध। तो औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करने वाले कौन थे? महाराणा राज सिंह। ये भी सही है। दुर्गादास राठौड़ को राज सिंह ने अजीत सिंह की मुगलों से सुरक्षा हेतु केलवा की जागीर प्रदान की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि दुर्गादास राठौड़ को राज सिंह ने क्या की थी? अजीत सिंह की मुगलों से सुरक्षा हेतु केलवा की जागीर प्रदान की थी। उसके बाद में देखो निम्न में से किन मुगल अभियानों में महाराजा राय सिंह ने भाग लिया था? तो महाराजा राय सिंह ने कौन कौन से मुगल अभियानों में भाग लिया था ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसमें हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन में। एक तो सिरोही अभियान में भाग लिया था, जालौर अभियान में भी भाग लिया था, काबुल अभियान में भी भाग लिया था और कंधार अभियान में भी राज सिंह ने भाग लिया था मुगलों के कौन कौन से अभियान में? सिरोही, जालौर, काबुल और कंधार। तो चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे। चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 ईस्वी में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी? तो जो चंद्रसेन थे उनको नियंत्रित करने के लिए अकबर ने 1575 में बड़ी सेना भेजी थी। तो नेतृत्व उसका कौन कर रहे थे? जलाल खां कर रहे थे।
डब्ल्यूटीओ के संबंध में असत्य कथन, डब्ल्यूटीओ के संबंध में असत्य कथन क्या है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1965 और भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य 1999 में बना, तो ये बिल्कुल गलत है। और डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा में। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2022 का शीर्षक जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी बिल्कुल सही है। तो भारत है वो डब्ल्यूटीओ का सदस्य 1999 में नहीं बना। अर्थव्यवस्था में लगे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को दूर करना कहलाता है। अर्थव्यवस्था में लगे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध को दूर करना क्या कहलाता है, वो हमसे पूछा 115 में, तो क्या कहलाता है, उदारीकरण। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए वस्तु एवं सेवाएं कर 2016 जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी कब लागू हुआ था, ये हमसे पूछा गया साफ साफ 116 नंबर में। तो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू। किस सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व व प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, किस सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व व प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। किसी भी जो सार्वजनिक उपक्रम होता है उसके स्वामित्व क्या कर दे, सरकार त्याग दे, तो उसको क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा है, तो उसको क्या कहते हैं, निजीकरण। सिरिसिला त्रासदी किससे संबंधित है, सिरिसिला त्रासदी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हथकरघा उद्योग के बंद होने पर मजदूरों की आत्महत्या से संबंधित है। सिरिसिला जो त्रासदी है वो हथकरघा उद्योग के बंद होने पर मजदूरों ने क्या कर ली थी, आत्महत्या। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है, तो निम्न में से किसने वैश्वीकरण को क्या किया है, अमेरिकीकरण से संबंध किया है, तो किसने किया, तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने किया था इसको संबंध। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा निरपेक्ष गरीबी का माप है। जो गरीबी रेखा है वो निरपेक्ष गरीबी का क्या होता है, माप होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में निर्धनता निवारण हेतु त्रिआयामी रणनीति अपनाई, कौन सी नीति इनसे सम्मिलित नहीं है, तो स्वतंत्रता के बाद में भारत ने क्या अपनाई थी कि निर्धनता को दूर करने के लिए है वो त्रिआयामी रणनीति अपनाई थी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी रणनीति है वो त्रिआयामी रणनीति में शामिल नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो को देखो आर्थिक समृद्धि आधारित रणनीति शामिल थी 121 में, निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी इसमें शामिल था, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी था, और निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता ये इसमें शामिल है नहीं था 121 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो कब लागू हुआ था, 122 में 5 जुलाई 2013 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आरंभ की गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब की गई, 2007-8 में। गेहूं के हर दाने पर नजर के लिए खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई गई, तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, इसमें GARDS प्रणाली है वो अपनाई गई थी, गेहूं के हर दाने पर नजर रखने और खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंचे सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद में कि राजस्थान की सुपर ए व सुपर बी श्रेणी की मंडियों में उपज बचाने आए कृषकों हेतु अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित है, तो जो कृषि मंडियों में जो किसान है वो अनाज लेकर आते हैं तो उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है एक अनुपानित दर पर, तो किस योजना के तहत करवाया जाता है वो हमसे पूछा, तो कौन सी, किसान कलेवा योजना। मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को कौन सी श्रेणी में रखा है, मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है। किस वर्ष से UNDP लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, UNDP लगातार मानव विकास जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कौन से साल से कर रहा है, ये हमसे पूछा था, कौन से 1990 से। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में राज्य आयोग का मौद्रिक क्षेत्राधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में जो राज्य आयोग का जो मौद्रिक क्षेत्राधिकार है वो हमसे पूछा है कि कितना है, तो कितना हो जाएगा, 128 में 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य है मौद्रिक क्षेत्राधिकार राज्य आयोग का। निम्न में से कौन से स्थान पर भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती, तो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो कौन से में, उत्तरी पूर्वी कनाडा में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है, कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है वो हमसे पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, स्टील के बर्तन। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, औद्योगिक क्षेत्र और संबंधित देश में दे रखे हैं 131 में, तो देखो नया रूहर जर्मनी से संबंधित है, मोरिसविले अमेरिका से संबंधित है, दोनेत्स्क यूक्रेन से संबंधित है, वुहान है वो जापान से संबंधित है, नहीं है औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद में हम बात करें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग किस प्रकार के श्रमिकों को होता है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में जो संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकार है वो अधिकतर किस भाग को के श्रमिकों को प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा 132 में, तो सफेद कॉलर वालों को।
राजस्थान में बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित है? वो किया गया है 133 में, वो हमसे पूछा है, तो कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड स्पिनफीड का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ स्पिनफीड का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1993 में किया गया था। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, स्थानांतरित कृषि और दूसरी तरफ दे रखें देश। तो देखो 135 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लदांग मलेशिया से संबंधित है, मिल्पा मेक्सिको से संबंधित है, जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत से संबंधित है, और चेन्ना है वो वेनेजुएला से संबंधित है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है। CITES समझौता कब अस्तित्व में आया? CITES जो समझौता है वो कब अस्तित्व में आया था, ये हमसे पूछा है, तो कब आया ये? 1975 में। उसके बाद में साल, सागवान, शीशम आदि वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? साल, सागवान, शीशम आदि वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वनों के वृक्ष है, शीतोष्ण सदाबहार वनों के वृक्ष है, तो कौन से? इसमें बांस और चीड़, बांस और चीड़। उसके बाद में मोनाल पक्षी पाया जाता है, मोनाल पक्षी है वो पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, मोनाल पक्षी पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। परीक्षण में यथार्थता या शुद्धता या सत्यता से तात्पर्य है? परीक्षण में सत्यता से क्या तात्पर्य है, हमसे पूछा है, तो इसमें वैधता से। ऐसा आलेख जिसमें किसी घटना को मौके पर ही महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षित और रिकॉर्ड किया जाए तथा उसके संबंध में गुणात्मक टिप्पणी लिखा जाए तो क्या कहलाता है? तो 142 में एनेक्डोल कहला जाएगा, एनेक्डोटल कहलाएगी। निदानात्मक संप्राप्ति एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व ही दूर कर सकता है। तो देखो उक्त परिभाषा किसने दी थी, ये हमसे पूछा है, तो किसने दी थी? क्रोनबेक ने दी थी। प्रश्न निर्माण के समय कितने प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है? प्रश्न निर्माण के समय कितने उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है? 4 प्रकार के उद्देश्यों को। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, वो हमसे पूछा है कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत अधिक होता है, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला। आकलन वह विधि, वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। तो कौन सी में? निर्माणात्मक आकलन पद्धति में। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो किसने? डांडेकर ने दी थी। मैजिक लालटेन को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा गया? मैजिक लालटेन को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा गया है? तो किसमें? दृश्य साधन कैटेगरी में। कक्षा में अध्यापन कराते समय पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन, तो पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन ग्लोब। उसके बाद में किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है। तो चार्ट क्या कहलाएगा? वंशक्रम चार्ट कहलाएगा। तो देखो SST के में जितने भी पेपर लगे हैं वो सभी मैंने करवा दिए हैं। पहले के पेपर अगर आपको देखना है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आगे भी ऐसे सभी पेपर आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, और लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार जरूर लगा लें जिससे सभी के पास आपको पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।